देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। इस वक्त ये कहा जाए कि मुल्क की माशी सूरत हाल तारीख के बदतरीन दहाने पर आ खड़ी हुई है, तो ये बात गलत ना होगा। गुज़िश्ता 16 माह की जो पीडीएम की हुकूमत रही, उस हुकूमत के दौरान जो फैसले किए गए, जिस अंदाज से मीशत चलाई गई, उसने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को एक बड़ी मुश्किल में ला खड़ा किया। गुज़िश्ता 16 माह के जो इकदाम थे, उसके इकदाम के नतीजे में जो चीनी थी उसकी कीमत 90 रुपए से अब 150-180 रुपए तक पहुंच चुकी। डॉलर की कीमत में एक बड़ा इजाफा हुआ और वो डॉलर की कीमत जिसके हवाले से उस वक्त कहा जा रहा था कि इसहाक डार साहब आएंगे और डॉलर की जो कीमत है उसको 200 रुपए से नीचे लाया जाएगा। बिल आखिर डॉलर एक बार फिर से 300 रुपए की हद को तजावुज कर गया और अब जो डॉलर की एक नई तारीख बुलंद तरीन सतह है वो 303-304 रुपए के अतराफ नजर आती है और ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है। यहां पे बात खत्म नहीं होती। मुल्क में महंगाई अफराते ज़र अपनी तारीख के बुलंद तरीन मुकाम पे दिखाई देती है और यह कहा जाए कि पिछले 16 माह की जो पॉलिसीज रही, जो नाकिस पॉलिसीज रही, उसने पाकिस्तान को इंडस्ट्रियलाइजेशन की दौर से तकरीबन बाहर कर दिया। पाकिस्तान में आज अशिया खुर्दनोश की जो कीमतें हैं, आटा, दाल, चीनी और दीगर जरूरत की जो अशिया हैं, उन तमाम की कीमतों में एक होशरुबा इजाफा हो चुका है और यह इजाफा कोई छोटा मोटा नहीं। मैंने कल भी अपने प्रोग्राम में बात कही थी कि महज चंद घंटों के अंदर कोयटा शहर में चीनी की जो कीमत है उसमें फी किलो 35 रुपए का इजाफा हुआ। जी हां, ये वही चीनी है जो 70 रुपए पे बिका करती थी आज से कुछ अरसे पहले। 100 रुपए पे आसान तौर पे बड़े से बड़े सुपरमार्केट के ऊपर ही दरियाफ्त होती थी, लेकिन अब यहां पे महंगाई का एक ना खत्म होने वाला तूफान नजर आ रहा है। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है और इससे निकलने के लिए क्या मौजूदा निगरान हुकूमत इतनी तैयार है, ये एक बड़ा सवाल होगा। ये चैलेंजेस का जो अंबार है, उसके बाद निगरान हुकूमत की तरजीहात क्या रहेंगी? क्या मुल्क में एक साफ शफाफ इंतखाबी अमल इस तमाम सूरत हाल को रिवर्स कर सकेगा या नहीं? इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ ज्वाइन करें अतीकुर रहमान साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। इनसे जरा जानने की कोशिश करेंगे ये जो मुल्क में बदतरीन माशी सूरत हाल है, आखिर ये कैसे कंट्रोल होगी। अतीक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अतीक साहब जरा ये बताइएगा कि ये जो आज हम देख रहे हैं कि एक बदतरीन माशी दौर है और अब आम आवाम, ताजिर सब सरापा एहतजाज हैं, डॉलर की कीमतें तारीख के बुलंद तरीन मुकाम पे दिखाई देती हैं। आपको लग रहा है कि निगरान हुकूमत के पास ज्यादा ऑप्शंस रह गए अब? देखिए, जब केयर टेकर गवर्नमेंट आई थी तो बिजनेस कम्युनिटी खास करके बड़ी होश थी, उनके साथ मुलाकात भी हुई थी, उन्होंने काफी बातों को सुना भी और इस पे काफी पेशरफ करने का यकीन दिलाया। लेकिन इतने जल्दी तो मेरे ख्याल है कुछ चीज आ नहीं सकती सामने और पिछली चीजों का इतना गड़बड़ घोटाला है कि देखिए, हमारा जो मकसद है ना वो है स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द कंट्री। वो उसकी तरफ हम जाते कहीं नजर नहीं आ रहे किसी भी तरह से। कोई ऐसी पॉलिसी या ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही जिससे साई ऑफ रिलीफ जिसे आप कहते हैं वो हमें नजर आए। और जहां तक डॉलर है वो तो एक दुख की कहानी है। इस तरह सैकड़ों परेशानियां हैं जिसमें एनर्जी टैरिफ जो है वो उनका अजाब बना हुआ है। खासतौर सिर्फ ये कि आम आदमी के लिए बल्कि इंडस्ट्रीज के लिए भी। सही। एसएमईज का ही आप एग्जाम्पल ले लें। ये मुल्क एक डेवलपिंग कंट्री है, हमको लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की मिसाल देनी नहीं चाहिए, हमको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की मिसाल देनी चाहिए। तो उसमें आप देखें कि एसएमईज का ये हाल है कि आधे से ज्यादा एसएमईज सिर्फ एनर्जी टैरिफ को लेकर बंद हो गई। बिल्कुल सही। मुनीर, आप इत्तेफाक करेंगे मेरी बात है कि देयर इज अ फ्लड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद किया जाएगा लोग कहां से खाएंगे पिएंगे, इंडस्ट्रीज नहीं चलेंगी तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे। कॉटेज इंडस्ट्री जो कि हमारा मेन एसेंस ऑफ एक्सपोर्ट है वो भी तकरीबन बैठ गया है और वो कहीं पे भी कॉटेज इंडस्ट्री, वेंडर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जब ये सारे कंपोनेंट्स हमें इतनी खराब पोजीशन में नजर आएंगे जिसको हम डिलैपिडेटेड कंडीशन कहते हैं इकोनॉमी की जबान में, लामोहल्ला इसका असर लार्ज स्केल इंडस्ट्री पे पड़ेगा जो कि हमको नजर आ रहा है और जो कि विजिबल रियली कि हम कहीं पर कोई कंपैरेटिवली कह नहीं सकते कि हमारी किसी भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री में कोई डेवलपमेंट हो रही है। एनर्जी टैरिफ के साथ साथ हम देख रहे हैं कि हमारा जो पेट्रोलियम का क्राइसिस है वो भी बढ़ता चला जा रहा है, लॉजिस्टिक की कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है। इससे हो रहा क्या है कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ती चली जा रही है
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब बढ़ती है तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली बढ़ता है। आगे हमारे पास इतना इन्फ्लेशन है, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है, कंज्यूमर एट द एंड कंज्यूमर गुड सामने आते हैं तो वो और महंगे होते हैं, तो ये इन्फ्लेशन को बढ़ावा। लेकिन अतीक साहब, माजर मैं आपकी कथा कलामी कर रहा हूं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आज से गालिबन 1.5 माह पहले इसहाक डार साहब, जो कि उस वक्त वजीर खजाना थे, वो एक बात कहते नजर आते थे कि IMF के साथ मुआहिदा हो गया, अब हमारे मुश्किल के दिन तकरीबन खत्म हो चुके हैं और अब हम इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लेके आ सकते हैं। उन्होंने ये बात भी कही कि अब हमारे पास जो दीगर रेवेन्यूज है, वहां से जो फंडिंग के मामला जो रुके हुए हैं वो शुरू हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि जो हमारे दोस्त ममालिक हम पर बेहतर तौर पर एतमाद कर सकेंगे और इसका नतीजा ये होगा कि पाकिस्तान में जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो बढ़ते दिखाई देंगे, और जब ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ेंगे, जब दीगर ममालिक से, दीगर इदारों से पाकिस्तान को डॉलर्स मिल जाएंगे, तो फिर ये जो फाइनेंशियल क्रंच है ये किसी हद तक कंट्रोल इस लिहाज से हो जाएगा कि कम से कम आपका जो डॉलर है वो स्टेबल नजर आएगा। लेकिन जो बातें कही गई उन्हें दावे नजर है, उसमें कुछ हुआ नहीं। जी बिल्कुल सही है, इसी तरह है। बात सारी है कि अगर कोशिश भी की गई हो तो वो उस कोशिश के कोई नताइज हमारे सामने आते नजर नहीं आ रहे। क्या हो रहा है, उसका उलट हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात कर रहे हैं, तो ये भी बड़ी हैबतनाक सूरत हाल है कि हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं उसमें 60% हमारे पास वो पैसे हैं जो लोगों ने रखवाए हुए हैं हमारे पास, हम अपने रिजर्व में गिन रहे हैं। एंड दिस इज नॉट द एक्चुअल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। देखिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जब डिस्टर्ब होता है तो इसकी वजह क्या होती है कि फिर हमारी इंपोर्ट भी डिक्लाइनिंग की तरफ जाती है और एक्सपोर्ट तो बढ़ ही नहीं सकती किसी तरह, क्योंकि एक्सपोर्ट वो जरिया है जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ाने में और या रेमिटेंसेस हमारे फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ाने में मदद करते हैं। हम लोग हर वक्त फिस्कल क्राइसिस और डेफिसिट बजट को लेकर अपने लोन्स देते रहते हैं और बोरिंग करते रहते हैं और अपने फिस्कल डेफिसिट्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं, और साथ में हम ये भी कर रहे हैं कि हम अपने इंटरेस्ट को भी उतार रहे हैं और साथ में लोन्स भी उतार रहे हैं। और ये एक बहुत ही अजीब और गरीब किस्म की कंडीशन है जो अगर हम किसी तरह भी अपने एक्सपोर्ट्स को नए बढ़ाने में कामयाब हुई या हम अपने रेमिटेंसेस। लेकिन कैसे बढ़ेंगे अतीक साहब, ऐसे एनवायरनमेंट में एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ सकती हैं जब इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स, पावर टैरिफ्स इतने ऑल टाइम हाई हो? आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ है वो हमसे 10 गुना कम है, कम से कम 10 गुना कम है, तो फिर आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। या कोई कंपैरिजन नहीं है। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं और वो बात में ख्याल आप एग्री करोगे कि आप वेस्ट से इलेक्ट्रिसिटी लेके ईस्ट में खर्च करो और वो आपको सस्ती पड़ेगी, वो आप कर नहीं सकते हो। तो इसकी वजह क्या हो रही है कि लोकल प्रोडक्शन में आपकी कॉस्ट इतनी हाई है, आपके IPPs को आपको पे करना पड़ रहा है, फिर आपकी लाइन लॉसेस इतनी है, थेफ्ट इतना है, आप किसी तरह भी काबू नहीं कर। जब तक आप अपने एनर्जी टैरिफ को इंप्रूव नहीं करोगे आप भूल जाओ कि आपका कोई कारोबार। बट अतीक साहब, डू यू थिंक कि इस गवर्नमेंट के पास इतने वसाइल हैं कि एनर्जी टैरिफ को इंप्रूव कर सकें? क्योंकि गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूं तो 48 घंटे तक एक मीटिंग चलती रही जो कि वजीर आजम हाउस जिसकी सदारत करते रहे, और ये जो बिजली के बिल जो बढ़े हुए हैं जिसपे लोग एहतजाज कर रहे हैं, मुल्कगीर एहतजाज हो रहा है, इस हवाले से कोई नतीजा नहीं निकल सका, कोई ऐसी चीज डेवलपमेंट सामने नहीं है जिसके बाद आवाम ये कह सके कि हाँ चलो कुछ हमारे लिए बेहतर हुआ। आवाम को बस यही कहा जा रहा है कि आप बिलों की किस्तें करा लें, एंड दैट इज नॉट द सॉल्यूशन, यू नो। दैट इज नॉट एग्जैक्टली द सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इज द रिडक्शन इन द एनर्जी टैरिफ। जब तक वो कम नहीं होगा एक इंसान पे नहीं कर सकेगा, क्योंकि आज इलेक्ट्रिक का बिल जो है वो उसकी तनख्वाह से ज्यादा आता है। पहले तनख्वाह से ज्यादा आता था, अब तो वो बोरो भी करके अगर वो तनख्वाह तो वो भी नहीं पे कर सकता, बाकी अखराजात काटे गए। तो एक आम आदमी तो बिल्कुल अपसेट है, तंग है, बिल्कुल आप बेसरो समानी का आलम उसका हो गया है। तो जहां तक ये एक आम आदमी की बात है वो तो उसका कोई सर्वाइवल का रास्ता नजर नहीं आ रहा है। एक दूसरी बात यह है कि हमारी इंडस्ट्रीज, हमारी स्मॉल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज नहीं चल रही, हम किसी तरह के एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ा सकते, और हम अपने देखिए हम लोग हमेशा पेमेंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में रहते हैं। आपने फॉरेन एक्सचेंज की बात की, तो जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस रहेगा, हर वक्त पेमेंट करने की फिक्र लगी रहेगी, इसका देना उसका देना, तो लामाला हमारा करंट अकाउंट जो है ना वो डेफिशिएंट में चलाएगा। मकसद ये कि खर्चे के पैसे नहीं हमारे पास होंगे और हमको बोरो करना होगा, और ये बोरिंग पे बोरिंग अगर होती रही तो मुल्क का और बुरा हाल हो जाएगा। अतीक साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं, जो आपने बात की, हम बात करें जो बिजली की कीमतों के हवाले से, आपको याद होगा कि जब इसहाक डार साहब अपने आखिरी दिनों में थे एज फाइनेंस मिनिस्टर, उस वक्त भी कड़ा इक़दाम लिया गया जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से था।
उस वक्त भी इतलात है कि सालदार साहब इस इजाफे के हक में नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी हुकूमत का आखिरी इकदाम ऐसा हो जो कि उनकी पॉलिटिकल कैपिटल को डैमेज करे। लेकिन यह भी एक वजह बनी कि जो बिजली के बिल जो अगस्त में ज्यादा है, शायद अगर इसहाकडार साहब ऑन टाइम एग्री कर जाते हैं और आईएमएफ के साथ जो एग्रीमेंट था उसको उसी तर्ज पे लेते तो ये बिल जुलाई के महीने के भी ज्यादा होते हैं और इसहाकडार साहब के होते हुए ये सारे मामला होते हैं, जिसको दानिस्ता तौर पर सिर्फ अपनी पॉलिटिकल कैपिटल को सेव करने के लिए डिले किया गया। देखिए, इसकी वजह से एक आपको लॉस और भी हुआ है, ये तो आपने बिल्कुल बताया सही, एकदम वर्ड टू वर्ड बिल्कुल आपकी जो कैलकुलेशन है वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन इसके साथ साथ आपका एक जो सबसे बड़ा लॉस है वो आपका ये है कि आपका जो ह्यूमन कैपिटल है जिस पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी थी वो नेगेटिव की तरफ चला गया। क्या हो रहा है कि आप किसी को मेडिकल फैसिलिटी नहीं दे पा रहे, आप किसी को एजुकेशनल फैसिलिटी नहीं दे पा रहे, आप किसी को हाउसिंग नहीं दे पा रहे, क्लीन वाटर नहीं दे पा रहे। तो क्या हो रहा है कि ये तमाम चीजों के ना होने की वजह से वो देख रहा है कि उसको कोई टेंजिबल बेनिफिट्स अपने टैक्सेशन के नजर नहीं आ रहे, तो वो अब टैक्स देने पे भी बहुत ट्राई है। वो कहता है मैं जो टैक्स देता हूँ उसके टेंजिबल बेनिफिट्स भी मुझे नहीं मिल रहे, और साथ में हम इतने बड़े क्राइसिस जिसको हम टैरिफ के क्राइसिस कहते हैं और पेट्रोलियम के क्राइसिस कहते हैं, हम उसके अंदर दाखिल होते जा रहे हैं। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन, $1 बिलियन क्वेश्चन है जिसका आंसर अभी तक ना हुकूमत के पास है ना आवाम के पास। अच्छा अतीक साहब, मुझे बताएं मूविंग फॉरवर्ड गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस क्या है? आज ये खबर चली है कि गालिबन जो मॉनेटरी पॉलिसी का जो रेट है उसको तब्दील किया जाएगा, और मुमकिन है, आई एम नॉट श्योर, बट ये स्पेकुलेशन की जा रही है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी के रेट में तकरीबन 300 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा किया जाए और उसको 22% से बढ़ा के सीधा 25% कर दिया जाए। If this happens, मैं फिर मफरूजे के ऊपर बात करूं क्योंकि ये ऑथेंटिक नहीं है, गवर्नमेंट से इसकी क्लैरिफिकेशन आना बाकी है। इफ दिस हैपेंस तो क्या होगा? वो हो या ना हो, जो अभी प्रेजेंट कंडीशन है वो भी बड़ी पैथेटिक है। बात सारी है कि मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये कौन सी दुनिया की इकोनॉमिक्स है, मैंने तो नहीं पढ़ी है कि आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए टाइटनिंग पॉलिसी में जाकर मॉनेटरी में बेसिस पॉइंट बढ़ा लें। आप बेसिस पॉइंट बढ़ाते तो बोलते हैं आपकी इन्फ्लेशन कंट्रोल। कौन सा इन्फ्लेशन कंट्रोल हुआ है? कहां का इन्फ्लेशन कंट्रोल है? क्या इन्फ्लेशन कंट्रोल है? एक पॉइंट भी इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं। आपका उल्टा फूड इन्फ्लेशन 49% पे लैंड कर गया, और जो कि फूड सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है। आप देखो, आप लॉजिस्टिक कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है, आपकी एक्सेस टू फाइनेंस बढ़ जाती है। आप देखें मिडिल क्लास आदमी एक्सेस टू फाइनेंस पे जा ही नहीं सकता। बैंक्स को तो कोई परवाह ही नहीं है, उनको कोई फिक्र नहीं है, कोई भी आप रेट लगा दो उनको। गवर्नमेंट 62% तो गवर्नमेंट बोरिंग कर लेती है डोमेस्टिक बोरिंग में, वो उससे अपने बेनिफिट्स अपने प्रॉफिट उठा लेते हैं। कोई पैसा एलोकेट नहीं किया गया, कोई इजी टर्म्स नहीं दिए गए स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग को या एसएमईज को या दुकानदार को या कारोबारी आदमी को, उसको ऐसे छोड़ दिया गया, जबकि वो 82% कॉम्पोनेंट है ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी, यानी मेजर लार्ज स्केल शेयर है उसका इसमें। तो ये तो एक नेग्लेक्शन है, ये जानबूझ के किया जा रहा है। मुझे नहीं समझ आती दुनिया की कौन सी इकोनॉमिक्स है जिसमें बेसिस पॉइंट बढ़ा करके आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते, किधर कर रहे हैं आप इन्फ्लेशन? आप मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ाते चले जा रहे हैं, सेंट्रल बैंक बढ़ाते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है। आप मुझे बताओ वो इन्फ्लेशन कंट्रोल कौन सा वाला इन्फ्लेशन कंट्रोल हुआ है? इन्फ्लेशन का एक डिप भी नोज डाइव नहीं आया, मुस्तकिल वो बढ़ने की तरफ है और बढ़ता चला जा रहा है। चीजें महंगी से महंगी होती जा रही है, चाहे आप एफएमसीजी ले लें, चाहे कंज्यूमर गुड्स, चाहे रॉ मटेरियल, हर चीज आपकी महंगी है। लेकिन अतीक साहब एक चीज और भी कंसर्निंग है ना कि गुज़िश्ता 15-20 दिन का अरसा जब से गवर्नमेंट आई है, हमने देखा कि डॉलर तकरीबन हर रोज 1-1.5 रुपया बढ़ता दिखाई दिया। डू यू सी कि इसमें हमारी सेंट्रल बैंक की एक नेग्लिजेंस है, गवर्नमेंट का फेलियर है कि रेगुलर हमारा रुपये डिप्रिशिएट हो रहा है और जो ओपन मार्केट और इंटरबैंक का जो स्प्रेड है वो कितना मैसिव हो चुका है कि आपकी रेमिटेंसेस इफेक्ट हो रही है? डू यू सी कि वहां पे गवर्नमेंट एक सिंसियर नेग्लिजेंस कर रही है और आपका जो सेंट्रल बैंक है वो तकरीबन इनएक्टिव नजर आ रहा है? बात सही है आपकी। आप अगर कंट्रोल पॉलिसी पे जाते हो तो आपकी चीजें खराब होती है, आपकी चीजें इंप्रूव नहीं होती हैं। आपने पिछले दिनों जो कंट्रोल पॉलिसी अपनाई और डॉलर्स की फ्लक्चुएशन देखने में आई, उसके 4 ड्रॉबैक्स हमारे सामने आ गए। एक ड्रॉबैक क्या है हमारा कि हम देख रहे हैं कि ई कैप में हमारे इतना बड़ा गैप है कि जिसको हम फाइनेंशियल गैप कह सकते हैं। ई कैप वो होता है जो स्टेट बैंक के रेट्स होते हैं और उसको हम कंपेयर करते हैं मार्केट रेट के साथ, ठीक है। उसमें एक फाइनेंशियल गैप आप देख लें, खुद ब खुद देख लें, आपने खुद ही कहा कि इंटर बैंक में और ओपन मार्केट में खुद बहुत बड़ा गैप नजर आ रहा है। फिर क्या होता है कि जो बॉर्डर की इकोनॉमी है उसकी वजह से भी हमारा जो है ना ये डॉलर का रेट खराब होता है और डॉलर रुपी शेड करता है और डॉलर जो है वो राइज कर रहा होता है बिकॉज ऑफ द बॉर्डर इकोनॉमी, ठीक है ना।
तो ये 4 चीजें जो कंट्रोल करने से हमारी खराब हो रही है, एक इंटरबैंक, एक ई कैप, दूसरा ओपन मार्केट, आपका कोई समझ नहीं आ रहा, और जो बॉर्डर इकोनॉमी है उसकी वजह से अगर मैं बात कहूं कि इस वक्त पाकिस्तान में केटेक गवर्नमेंट है, इस वक्त शायद पाकिस्तान को कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, जैसे कि अभी इतलात आ रही है कि सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान शायद पाकिस्तान का एक मुख्तसर दौरा करें, फिर गालिबन अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर या सदर के साथ भी कोई मीटिंग तय हो रही है। अब अगर ये होता है और आपको लगता है कि ऐसी सूरत में केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बट ही इज अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, अगर वो मिलेंगे तो वो बेहतर बार्गेन या नेगोशिएशन या बेहतर एग्रीमेंट की पोजीशन में होंगे, या एक फुल फ्लेजेड इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, उसका एक प्रॉपर एक डेकोरम हो, उसका एक वजीर आजम हो, उसके साथ उसके मिनिस्ट्री के लोग हों, और वो जाके मिले और एक लॉन्ग टर्म फैसले करें, तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आपको लगता है कि हम यहां पे एक सिंसियर नेग्लिजेंस कर रहे हैं, सिवियर नेग्लिजेंस कर रहे हैं? देखिए, कॉन्सिक्वेंटली और इवेंचुअली अगर आपने तो इसके कोई भी नतीजे नहीं आएंगे। वो तो कहेंगे कि हम तो सिर्फ इलेक्शन कराने हैं। एट द एंड ऑफ द डे सर मुलाकातें तो कर रहे हैं ना, भले इलेक्शन कराने हैं, पर ये मुलाकातों को क्या वजहबाज है? देखिए, मैं आता हूं इस पे, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि द सॉल्यूशन ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी इज ओनली एंड ओनली पॉसिबल when we have an elected government which is in power and which is in power to do everything to improve the economic conditions of person one. अभी शहजादे साहब आ रहे हैं जो पहले भी ड्यू थे आने के लिए, वो भी आपको पता है कि वो भी एक तरह का उनको पता था कि चंद महीनों की गवर्नमेंट है, तो वो आ रहे हैं जरूर। उनके अपने अगर इंटरेस्ट डेवलप हो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के और एफडीआईज को फ्यूचर में लाने के, तो शायद वो उसकी फ्यूचर फिजिबिलिटीज को स्टडी करने या उसको देखने आ रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ गालिबन इसलिए भी आ रहे हैं कि शायद इंडिया उनको जाना है और एक मुख्तसर दौरा शायद पाकिस्तान में वो करता चले जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ एक अलायंस है। आप सऊदी अरब को ले लें या यूएई को ले लें, अगर आप कैलकुलेशन करना जाए तो उन्होंने बिलियंस और बिलियन डॉलर की इंडिया में इन्वेस्टमेंट की हुई है इन दोनों कंट्रीज में, तो वो उनका एक बेनिफिट है। वो देखते हैं पाकिस्तान के नाराज होना हो तो थोड़ी देर के लिए यहाँ भी रुक जाते हैं, सही जैसे वो अमेरिकन प्रेसिडेंट किया करता था माजी में। जी ठीक है ना। तो अभी हमारी सूरत हाल ये है कि हमें अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज को रोड मैप के साथ कंट्रोल करना होगा। अतीक साहब, इकोनॉमिक पॉलिसी को रोल बैक करने के लिए कोई एक एकदम लास्ट मेरे पास ये आखिरी चंद मिनट में मुझे बता दें कि कोई एक या दो ऐसी चीज जो की जाए इस गवर्नमेंट की जानिब से। मैं तो एक बेबस पाकिस्तानी की तरह, एक इकोनॉमिक एनालिस्ट की तरह एक ही बात कहूंगा कि इस एनर्जी टैरिफ को जब तक आप कंट्रोल करने में, रिड्यूस करने में कामयाब नहीं होंगे, आप फॉरवर्ड नहीं जा सकते। आपकी ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है, ना आपकी दुकान चमक सकती है, ना आपकी इंडस्ट्री। बहुत बहुत शुक्रिया अतीक और रहमान साहब हमारे साथ ज्वाइन कर रहे थे और अपना तजिया पेश कर रहे थे कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल इस वक्त कितनी नाजुक है, और यकीन तौर पर इनकी बातों से ये बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि नथिंग इज गुड। और एज ऑफ नाउ जब हम बात कर रहे हैं, एक बड़ी तादाद है लोगों की जो इस वक्त सर्वाइव कर रही है कि वो मैं सिर्फ इस महीने अपने बिजली के जो बिल हैं वो कैसे अदा करें। और अगर एक कौम में जब इतनी ज़्यादा बेबसी हो, हम मानते हैं कि पाकिस्तान माशी तौर पर मुश्किलात में है, हम ये भी मानते हैं कि रीजनल चेंजेस भी हो रहे हैं, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें शायद किसी और खित्ते के लोगों के लिए या किसी और मुल्क के लोगों के लिए ये चैलेंज जरूर हो सकता है कि शायद पेट्रोल की कीमत ज्यादा है या शायद बेरोजगारी है, लेकिन अगर आप पाकिस्तानी कौम के चैलेंज की बात करें, यहां पे कोई एक ऐसा एवेन्यू नहीं है जहां पे आप कोई गुंजाइश बाकी हो। आप फूड सिक्योरिटी की बात करें, एक बड़ा इशू है। आप फूड इन्फ्लेशन की बात करें, वो एक बड़ा इशू है। आप बैंकिंग सिस्टम के साथ होने वाली जो ट्रांजैक्शंस हैं उसकी बात करें, वो एक बड़ा इशू है। आप इन्फ्लेशन, ओवरऑल इन्फ्लेशन की बात करें, इट्स अ माइंड बॉगलिंग इशू। अगर आप बात कर लेते हैं उन एवेन्यूज पे जहां पे लोग रिलाई करते थे, आज तमाम एवेन्यूज वो भी आपके एग्जॉस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ साथ बिजली की कीमतें हर आदमी की कमर तोड़ दी, साथ साथ जो महंगाई अब हो रही है और उसके असरात तमाम तर चीजों पे, तमाम तर फैक्टर्स के ऊपर आ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पे आ रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर आ रहे हैं, उसने सबको हिला कर रख दिया। तो यकीनी तौर पे इस वक्त एक बड़ा चैलेंज है हर पाकिस्तानी के लिए। एंड गवर्नमेंट एज ऑफ नाउ जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसके पास कितने ही ऑप्शंस होंगे, ये एक बड़ा सवाल होगा। और या तो फिर इस केयर टेकर गवर्नमेंट की एक अनाउंस मुद्दत कम से कम 2 साल का दिया जाए, क्योंकि एवरी नाउ एंड देन हम आज भी सुन रहे थे, इनफैक्ट कल भी पीपल्स पार्टी ने ये बात कही कि 90 दिन में इलेक्शंस होने हैं। अब इलेक्शंस कब होने हैं, कब नहीं होने, किससे कौन मुलाकात करेगा, अनटिल की क्लैरिटी ही नहीं होगी तो आपके मुल्क में कैसे इन्वेस्टमेंट आएगी और कैसे कोई ट्रस्ट डेवलप हो सकेगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो कुछ और खबरें नॉट दैट गुड बट आपसे जरूर शेयर करेंगे।
आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है उसमें हर खास व आम और हर शख्स परेशान है, ये बात कहना गलत ना होगा। पाकिस्तान में जिस अंदाज से अशिया खुर्दनोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ, और जैसे कि हमने प्रोग्राम के इब्तिदाई हिस्से में बताया कि मैस कोयटा शहर में चीनी की जो कीमत रही वो चंद घंटों में 35 रुपए फी किलो उसमें इजाफा हो गया और उसका नोटिस लेने वाला कोई मौजूद ना था, तो ये बात गलत ना होगी। ये जो इजाफा है मैस कोयटा शहर तक महदूद नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ अकसाम पर मुख्तलिफ अशिया खुर्दनोश की चीजों पर यह इजाफा देखने में आ रहा है और उस वक्त लोकल इंतजामिया सिरे से नजर नहीं आती। ये सारे मामलात आखिर क्यों हो रहे हैं? मुल्क में जो मौजूदा महंगाई की लहर है क्या ये रुक सकेगी या नहीं? और कम से कम जो अशिया खुर्दनोश की जो चीजें हैं, जो बेसिक यूटिलिटीज की जो चीजें हैं, क्या इसके ऊपर कोई काम होता हुआ दिखाई देगा या नहीं? इस सवाल से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ ज्वाइन करें जनाब हाजी अब्दुल रऊफ साहब, जो कि चेयरमैन है कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के। इनसे जरा जानते हैं कि इस वक्त मुल्क में अशिया खुर्दनोश और अजनास की जो कीमतों की इजाफे के पीछे की वजह क्या है। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। हाजी साहब जरा ये बताइएगा कि ये जो इस वक्त महंगाई का एक तूफान है, अशिया खुर्दनोश की जो कीमतें हैं आसमान से बातें करती नजर आती हैं, बल्कि बेसिक यूटिलिटीज चीनी नापैद हो गई। हाजी साहब ये क्या मसला है? क्यों पाकिस्तान में क्या गन्ना नहीं उग रहा, चीनी नहीं बन रही, आखिर मसला क्या है? तो मैं आपसे ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जब गन्ना उगा किसानों ने इसमें मेहनत की, 300 रुपए गन्ना था, 83 रुपए की चीनी कोर्स आती थी 90 के साथ। आज आप देख लें 168 रुपए होलसेल में और रिटेल में 175 80 में बिक रही है। ये लम्हा बिक्री है कि ये स्मगलिंग और सच्चा माफिया और काटल शुगर मिल बालकान का गरीबों की जेबों से 24 को 25 को अवाम है उनकी जेबें काटी गई हैं, उससे कुछ भी नहीं है भाई। लेकिन हाजी साहब ये जो कीमतें पहले तो चले हफ्तों में महीनों में बढ़ती थी, अब घंटों में बढ़ रही है। ये कैसे हो रहा है कि क्या आज अचानक से चीनी बिक जाती है, चीनी की डिमांड में इजाफा हो गया? कोई तो वजह हुई होगी। लेकिन बात सुने ना पूरी, लेकिन वजह ये है, सबसे बड़ी बेसिक वजह होती है जब आपने कुरोब हमारा, ये कुरोब किसका है? पाकिस्तानी रुपये में खरीदा गया और पाकिस्तानी रुपये में बेचा जा रहा है। लेकिन जब स्मगलिंग होती है इसकी तो वो डॉलर देखते हैं और डॉलर में तो मेरे भाई स्मगलिंग को आपने रुकवाना है। दूसरा ये कार्टेल सिस्टम सच्चा माफिया इनको रोकना गवर्नमेंट की इसको चैलेंज कौन कर रहा है कि अभी तो खाली अनाउंस हुआ है कि एक्सपोर्ट में पाबंदी लगा दी। जब एक्सपोर्ट में आपने पाबंदी लगाई तो लगाने के 4 घंटे बाद 5 किलो बढ़ गए। ये तो एक सवालिया निशान है सबके लिए। तो कौन है, मतलब जिम्मेदार कौन है? मतलब गवर्नमेंट नाकाम हो चुकी है, फेलियर गवर्नमेंट का। फेलियर आप दूसरी बातें देखें कि चावल रेट डबल रेट है, हमारा एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा। हाँ। आप देखें ना, जब आप ट्रेड कानून होता है रेटों का, उसको 2 महीने फसल के टाइम होना चाहिए, ना कि 1 साल इस्तेमाल करें। इसमें हमारी इंडस्ट्री जो है ना, राइस इंडस्ट्री, उसको दर्जा भी दिया गया है कृषि का, और ये राइस को ना बढ़ाने का एक्सपोर्ट भी हमारे करता है। लेकिन हाजी साहब मैं फिर ये सवाल होगा कि जब आपने भी पढ़ा होगा, मैं जब अपने जब स्कूल लाइफ से पास हो रहा था, जब इंटरमीडिएट हम कर रहे थे, तो हमें अपनी किताबों में पाकिस्तान स्टडीज की बुक्स में ये पढ़ाया जाता था कि पाकिस्तान में चीनी चावल ये तो वाफिर मिकदार में मौजूद है, हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं, इससे हम ज़र मुबादला कमाते हैं। और ये बात हमने सालों साल हमारी नस्लों ने पढ़ी है। अचानक से इतना कहत, इतने मामलात का खराब होना, ये कोई एक रात में तो काम नहीं हुआ है। एक है, मैं आपको बात बताऊं, ये सारी चीजें आप नोट करें। 16 महीने में 73 साल तारीख रिकॉर्ड की जाएगी तो चीनी चावल गंदम सभी डबल रेट है, कौन सी नहीं बात है। तो ये 16 महीने में क्या कितना रजा किया? फेलियर गवर्नमेंट की निगरान गवर्नमेंट आई है, उसके बाद क्या कह रहा है मुझे समझ नहीं आती।
अगर अख्तियार है तो अब इस्तेमाल करें। आप कह रहे हैं कि जो ज्यादातर बिगाड़ है पिछले 16 माह में हुआ है, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल, आप रिकॉर्ड देख लेना, चीनी जब 80 रुपए की थी 16 महीने पहले जी, और अभी भी ये जो और अब 180 की है, वो भी 80 रुपए में थी जो 2023 का ग्रोथ था, यानी जनवरी। हाँ, जनवरी में ये रेट था, तो आज अगस्त में ये रेट हो गया। आप खुद तो अंदाजा लगा लें। और दुनिया में एक कानून है मैकेनिज्म बनाया जाता है कि भाई नफा कितना, नफे की एक पोस्टिंग बताई जाती है कि इसके ऊपर आप नफा नहीं रख सकते। प्राइस कंट्रोल या कोई भी चेंज कमीशन कोई भी हो, नफा होता है होलसेल में 5% और रिटेल में 10% अलाउ किया जाता है। यहाँ डबल अलाउ किया हुआ आप लोगों ने। अच्छा हाजी साहब, आप कह रहे थे नफा बढ़ा दिया, और आप ये भी कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट के ऊपर अभी पाबंदी लगाई है। आप यही कह रहे हैं? एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगाने से रेट बढ़ा दिए गए। और मैं कोई और बात की वजह से पूछा ना, एक्सपोर्ट मतलब चीनी हो रही थी ना, और एक्सपोर्ट तो उसी सूरत में किया जाएगा जब आपके पास कोई चीज वाफिर मिकदार में हो, अपनी जरूरियात से बहुत ज्यादा जो बच गया वो आप एक्सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक खबर बता रहा हूं, मुझे तस्दीक कर दीजिएगा। ये खबर इस वक्त जेर गर्दिश है कि पाकिस्तान तकरीबन 1 लाख टन चीनी इंपोर्ट करने जा रहा है ब्राजील से, जिसकी कीमत होगी 180 रुपए फी किलो। ब्राजील से चीनी इंपोर्ट की जाएगी 1 लाख टन, जिसकी कीमत होगी 180 रुपए फी किलो। यानी कि जो चीनी मार्केट तक जब पहुंचेगी, गालिबन ये 200, 210, 220 रुपए की कीमत पे फरोख्त होगी। ये जो खबर है, सर इसको अगर आप तस्दीक कर सकें, आप तजिया दे सकें। अगर आप टाइम देंगे मैं जरूर बताता हूँ आपको। देखें, इसको तो ये होगी नहीं। इस बार सरप्लस हमारे को बताया गया था जब पिछला जो था कि उन्होंने परमिशन मांगी हुकूमत पाकिस्तान से कि हमें 10 लाख टन की परमिशन दी जाए, और हम हमारे पास वाकई मिकदार में चीनी मौजूद है। सही, ठीक है, उस पर 2.5 लाख टन एक्सपोर्ट हो गई, बाकी बंद कर दिया। आपने कल सुना होगा तो सही, वो बंद कर दिया एक्सपोर्ट। इंपोर्ट तो होना ही नहीं है, हमारे पास सरप्लस चीनी। सर बट ये आर्टिकल जो है ये आज का शाया है, कल ये आर्टिकल आया है जिसमें ये कहा जा रहा है कि ट्रेड कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान इस वक्त राब्ते में पाकिस्तान ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट काउंसिलर साओ पौलो के, जो कि ब्राजील में वाक़ है, और वहां पे ये मामला को तय किया जा रहा है कि 1 लाख टन जो चीनी है वो कब लाई जाए, कैसे लाई जाए, किस कीमत पे लाई जाए, और इसके सारे डायमेंशंस के ऊपर बात की जा रही है। तो अगर कल तक ये मामला एक्सपोर्ट की तरफ बात हो रही थी, आज एकदम इंपोर्ट हो रही है, तो यानी कि एक्सपोर्ट करने पे भी मुनाफा कमाया और अब इंपोर्ट होगा उसके ऊपर भी मुनाफा कमाया जाएगा। देखिए, मैं आपसे बताता हूँ कि ये इंपोर्ट होगी नहीं। 7-8 लाख टन सरप्लस है हमारे पास चीनी। जो भी ये खबर चला है, मेरे हिसाब से ये नामुमकिन बात है कि सरप्लस हमारे पास रहेगी। अच्छा, हमारा कर ले, स्मगलिंग रोक लें और उन चीजों को रोकें, तो आप यकीन माने कि चीनी 120 रुपए में आ जाएगी। आप क्या बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं सिर्फ स्मगलिंग रोक दें तो चीनी 120 रुपए भी होगी? बिल्कुल होगी। और ये स्मगल कहां हो रही है, कहां जा रही है स्मगल होके? देखिए, काटल जो शुगर मिल मालकान का है, उसके ऊपर भी क्रैक डाउन हो, वो जो सच्चा माफी है उसके ऊपर क्रैक डाउन हो, जब जाके अमल दरामद होगा ना। खाली मैं बात करूंगा या आप बात करेंगे, उससे तो कुछ नहीं होगा। हाजी साहब, मैं अगर गलत नहीं समझ रहा, तो आज गवर्नमेंट से इस बात का अनाउंस कर दे कि वो चीनी की निर्खों के ऊपर सख्त इकदाम लेने जा रही है, स्मगलिंग को, सट्टे को रोकेगी। सिर्फ इस इकदाम से चीनी की कीमत 120 रुपए तक आ सकती है। बिल्कुल है। जो दूसरी मैं आपको बात बताता हूँ कि देखें, हमने ये भी कहा कि आला अदलिया से, मैंने भी दरख्वास्त की है कि आला अदलिया ने जब शुगर मिल मालकान ने स्टे लिया, उसके ऊपर स्टे लिया हुआ है। मैं आला अदलिया से दरख्वास्त करता हूँ कि रोजाना की बेस पे ये 3 महीने जो स्टे पे चल रहा है, ये स्टे को खत्म किया जाए और रोजाना की बेस पे इससे कीमत का तयन किया जाए। ये 24 को आवाम लिखी हुई है, तो हम आला अदलिया से मोहतरम है, हमारे लिए काबिल मोहतरम है, तो उनसे भी दरख्वास्त करूंगा। बिल्कुल ठीक। हाजी साहब, एक छोटी सी चीज क्लैरिफाई कर दें, ये नाज़रीन के लिए बड़ी जरूरी है। आपने कहा मुल्क में वाफिर मिकदार में चीनी मौजूद है, ये चीनी कहां पे पाई जाती है, किस जगह पे मौजूद है? आप गोदामों छापे आप करवाए ना, आप जो काटल बनाए हुए शुगर मिल मालकान आप पूछे सर ये हुकूमतों के पास भी होता है, ये सूबाई हुकूमतों के पास भी कोटा होता है? देखें, सूबाई हुकूमतें चाहे या फेडरल को इसको डिस्टर्ब होगा, फेडरल को जाना पड़ेगा, फेडरल को इस्तेमाल उठाना पड़ेंगे। आपसे बात पूरी करने दें कि जब पंजाब में ये स्टे हुआ है ना हाईकोर्ट का, तो हाईकोर्ट के स्टे पे आज मैंने आ रही थी
ये उनके अटॉर्नी जनरल जो उधर के पंजाब के हैं, वो बोलते हैं अब इस हेयरिंग को सितंबर में इंशाल्लाह इसके रेट फिक्स करवाएंगे। सही, ये अच्छी खबर है, सही, ये खराब नहीं है। पर इसके ऊपर आगे कार्रवाई होनी बाकी है। अगर रूमर पे चलेगा ना ये मामला, चीनी बढ़ जाएगी भाई। ठीक हो गया अच्छा साहब, आपने बिल्कुल सही बात कर दी और निशानदेही कर दी। इनफैक्ट बहुत से ऐसे पहलू थे जिसके ऊपर क्लैरिफिकेशन जरूरी है, आपकी मौजूदगी में सारा मामला मुमकिन हो सका। बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी रऊफ इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि असल में माजरा क्या है। बताइए भी रहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में एक्सपोर्ट होती हुई चीनी को इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इसको इंपोर्ट किया गया तो यकीन तौर पे मुल्क में आवाम के लिए मजीद अजाब का बाइस बनेगी, क्योंकि वो चीनी महंगी होगी, वो महंगे दामों मार्केटों में बिकेगी और उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और दीगर प्रॉफिट्स और मार्जिन को ऐड कर दिया जाए तो फिर यकीन तौर पे ये आवाम की दस्तरस से तकरीबन बाहर हो जाएगी। लेकिन एज ऑफ नाउ जो सूरत हाल है कि गवर्नमेंट शायद कोई बड़ा इकदाम नहीं बल्कि महदूद पैमाने पर अगर इसके ऊपर एक्शन ले लेती है तो ये चीनी की जो कीमत है, जो पाकिस्तान में साल साल से चीनी चोर, चीनी माफिया, ये इल्जामात लगते रहे, पॉलिटिक्स में भी लगते रहे और एज ऑफ कन्वीनियंस भी लगते रहे, तो ये सारे मामला को किसी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर लार्जली अगर बात की जाए तो जो 16 माह में जो कुछ हुआ, जो 180 रुपए की चीनी अब 160 रुपए तक पहुंच चुकी है, 180 रुपए तक पहुंच चुकी है, यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान के लिए तारीख में किसी भी तौर पर कोई अच्छे बाप के तौर पर याद ना रखा जाएगा। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, सियासी पहलू आपके ऊपर बात करेंगे कि मुल्क की सियासी माहौल, सियासी स्पेक्ट्रम पे क्या कुछ हो रहा है, बात करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक क्या जरूरत है। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जरा तस्करा करते हैं कि सियासी मैदान में क्या कुछ हो रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आज भी एक मामला हुआ और साइफर के मुकदमे में उनकी जो जुडिशल रिमांड को 13 सितंबर तक एग्री कर लिया गया, अप्रूव कर दिया गया। और यहां पर बात खत्म नहीं होती, यहां पर मामला यह भी आता है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से जेल ट्रायल को चैलेंज किया गया है और यह बताया जा रहा है कि जेल के अंदर खान साहब को रख के ट्रायल करना सरासर गलत होगा, गैर मंतकी होगा। आज की कार्रवाई को तहरीक इंसाफ किस तरीके से देख रही है। एक और चीज यहां पे ऐड करनी जरूरी है कि हलीम आदिल शेख साहब को भी आज सिंध हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी 9 मई के वाकयात के हवाले से हुई। तो इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ ज्वाइन करें फारूक अवान साहब जो कि लीगल एक्सपर्ट भी हैं और उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से। जरा इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो मामला है साइफर केस के हवाले से और जो दीगर मामला हैं वो तहरीक इंसाफ के लिए कितना बड़ा चैलेंज हो गया। फारूक साहब अस्सलाम वालेकुम। फारूक साहब जरा ये बताइएगा कि कल एक ब्रेक थ्रू हुआ, कल कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ ने सेलिब्रेट भी किया, लेकिन फौरी तौर पर उसके बाद ये खबर आई कि खान साहब को जेल से छोड़ा नहीं जा रहा बल्कि दूसरे मुकदमे में खान साहब की गिरफ्तारी डल गई साइफर वाले में। और आप अब 13 तारीख तक, सितंबर की 13 तारीख तक खान साहब का जुडिशियल रिमांड मंजूर हो चुका। तो ये बात तो तय है कि कम से कम 13 सितंबर तक खान साहब जेल से बाहर नहीं आ रहे। तोशाखाना केस में था जिसमें खान साहब की हाई हुई जो सजा है उसकी ये अगर हम इसको देखा तो ये वकील की और अदालतों की बिल्कुल एक रूटीन वाली बात तो कम से कम सजा मिली है। और आपने ट्रायल कोर्ट का जो फैसला है वो आपने अपीलेट कोर्ट में आप गए हैं, हाई कोर्ट में गए हैं, आपके पास क्रिमिनल प्रोसीजर जो 426 आपको मौका देती है कि आप वहां पे मुचक्का दें और आप जिस तरह नवाज शरीफ और मरियम नवाज रिहाई पर है तो ये हमारा बुनियादी हक था खान साहब का जो हमें कानून ने और आइन ने नहीं दिया। और हमने बड़ी मुश्किल से मैं अपनी लीगल टीम को और जो खान साहब के वकीलों को मुबारकबाद पेश करता हूँ
कि ये फैसला हर हाल में आना था, उसको देना मतलब वरना हमारा आइन और कानून बिल्कुल कमजोर हो जाता है। कि रूटीन वाली बात जो बिल्कुल रूटीन वाली बात है, आम बात है, उसको हमने इतने बड़ा उसको हाई क्रिएट की और हमने खान साहब को जेल में रखने हैं, जो 22 दिन जेल में रखा है, 1 मिनट भी उनका जेल में जाना नहीं बनता था। और मैं समझता हूँ ये इसमें हमारे आइन और कानून की इन्होंने धज्जियां उड़ाई हैं। ये जस्टिस आमिर फरूक का कोई यहाँ पे एहसान या इस अदालत का एहसान नहीं है, वाली बात थी जिस पर जस्टिस साहब ने इतने दिन लगाए और जो हाँ था हमारे लीडर को गायब को 22 दिन जितना जेल में रखा गया। आपकी आवाज गालिबन ड्रॉप हो रही है। तो अब जिस तरह इन्होंने खान साहब की रिजल्ट किया और जो इन्होंने साइफर के अब आपके सामने है कि पहले तो इनकी काफी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे बड़े लोग की आपने देखी होगी, जिसमें तो ये बता रहे हैं कि साइफर नाम की तो कोई चीज नहीं, केस के ऊपर खान साहब को गिरफ्तारी कर रही है। इट मीन कि अब जो केस है वो इनके करेगा तो बनना चाहिए था। फारूक साहब जरा ये बताइएगा कि आज तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से बात पेश की गई, इनफैक्ट ये दरख्वास्त भी की गई कि खान साहब को जेर हिरासत रख के इसको ट्रायल नहीं किया जा सकता था। उन्होंने ये भी कहा कि इसके हवाले से तेजी नोटिफिकेशंस गालिबन नहीं मिले। तो ये जो खान साहब को जेर हिरासत रख के इन कैमरा जो ब्रीफिंग हो रही है सारी, इसके हवाले से तहरीक इंसाफ के जो मामलात हैं वो क्या है? देखिए हमारी लीगल टीम का ना बिल्कुल इसके ऊपर वाज़ेह मौक़िफ़ है कि सिर्फ इमरान खान की बात नहीं, कोई भी शख्स हो कानून की नजर में हम उसको जेल के अंदर आकर उसका ट्रायल नहीं कर सकते। एक आदमी जिसको अदालत ने रिहाई दी है उसके ऊपर हम उसी दिन गिरफ्तारी किसी और मुकदमे में डालकर देखेंगे, सरासर आपके बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। ये सरासर आपके जो आइन की खिलाफ वर्जी है, इसकी ना आइन इजाजत देता है, ना कानून इजाजत देता है, ना ह्यूमन राइट। इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि ये उनकी बात है, उनको इसके ऊपर अपनी आवाज उठानी चाहिए और हम इंशाल्लाह इस पे काम कर रहे हैं। हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को इस मामले से बिल्कुल आगाह करेंगे कि हमें बिल्कुल सुनने का हक दिया गया, हमें कोई हक तो देते हैं हमारे यहाँ। ये मसला बुनियादी हकूक है। लेकिन फारूक साहब आपको अंदाजा है कि इस वक्त एक मुकदमा नहीं है, साइफर वाला एक मैटर है, इसमें शामुद कुरैशी साहब भी जुडिशियल रिमांड पे हैं, खान साहब भी जुडिशियल रिमांड पे हैं। और इसके बाद अगर ये बात यहां पे किसी तौर पे सेटल हो भी जाती है तो फिर आपको पता है कि 9 मई के जो वाकयात हैं उसके केसेस को भी तैयार किया जा रहा है। फिर जो बलूचिस्तान में एक वकील के कत्ल का मामला था उसको भी तैयार किया जा रहा है। तो गालिबन एक बड़ी फहरिस्त है, गालिबन 200 केसेस तो खुद खान साहब आखिरी अपने इंटरव्यूज में कहते रहे, अपने वीलॉग्स में कहते रहे कि 200 केसेस तो है ऑलरेडी। तो आपको नहीं लगता कि एक इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी? मीडिया ने बिल्कुल देखा है, सबसे ज्यादा देखा है कि खान साहब पिछले 10 माह से मुसलसल अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। वो एक ही दिन में 4-4, 5-5 अदालतों में भी पेश हो रहे थे और तफ्तीश में भी शामिल हो रहे थे। एक दिन भी हमारी कोई दरखास्त नहीं आई कि हमारी कमर में दर्द है, हमारे सर में दर्द है, या हमें मोड़ों का कोई मसला है, या हम चल नहीं सकते या फिर नहीं सकते। उनकी मिसेज है वो भी बिल्कुल अदालतों में पेश हुई है। तो हम बिल्कुल अदालतों का सामना कर रहे हैं क्योंकि हम समझते हैं कि जितनी कार्रवाई हो रही है ये बिल्कुल झूठी है। ये इसमें हमें खाम खा उलझाया जा रहा है, हमें डिट्रैक्ट किया जा रहा है, हमारी पार्टी को नुकसान कर रहे हैं। और जितने मुकदमात का आपने नाम लिया, इन मुकदमात का किसी दूर से भी इमरान खान का कोई तल्लुक नहीं है। देखिए जहां पे थोड़ा सा भी कुछ शुरू हुआ इमरान खान का नाम डाल दिया। अब बलूचिस्तान में इमरान खान का क्या चल रहा है? इमरान खान अभी कितना बड़ा लीडर, इंटरनेशनल लीडर है, क्या वो बैठकर किसी वकील की कत्ल की साजिश करेगा? जब आप देखते हैं कि इस वक्त 90% वकील जो है पाकिस्तान के वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, उनकी हमदर्दियां इमरान खान के साथ हैं, इनके साथ कानून के साथ है। उनको वो समझते हैं कि अगर कोई इस वक्त रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा है तो वो इमरान खान कर रहा है। जब तक रूल ऑफ लॉ हमारे नाफिज नहीं होगा, रूल ऑफ लॉ की जो इसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हमारे मुल्क में ना कानून होगा ना इंसाफ होगा और कल ये पूछते हम भी इसका सामना कर सकते हैं। तो
मैं समझता हूँ इमरान खान की तो सारी फारूक साहब, इस तौर पर पीटीआई मेंटली तौर पर तैयार है कि ये जो मामला इतनी जल्दी हल नहीं होने जा रहा, इसमें गालिबन वक्त दरकार होगा, क्योंकि बहुत से केसेस हैं और उसमें आपको पता है जो कोर्ट का जो प्रोसीजर टाइम है उसको ले लें, छुट्टियों को मिला लें, तो एक बड़ा वक्त दरकार होगा। और इसमें इलेक्शंस, फिर इलेक्शंस की डेट भी है, उसका भी मामला है, तो फिर तहरीक इंसाफ कैसे इसको काउंटर कर सकेगी? देखिए, हम हर चीज की तैयारी कर रहे हैं, हर चीज हमारे सामने है, हम मुस्तकबिल की चीजें देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खान की बेहतरीन लीगल टीम और सियासी टीम मौजूद है, वो आपस में बिल्कुल की कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है, और उसको खान साहब ने भी ये पार्टी को हदायत जारी की हुई थी। तो देखिए, जो सबसे बड़ी, हाँ हमें परेशानी हुई थी अगर कौम हमसे हटती है, हमारी ये खुशकिस्मती है, खान साहब की खुशकिस्मती है, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की खुशकिस्मती है, कौम इमरान खान को नहीं छोड़ी, कौन इमरान खान तक सहन कर गया। तो एक ये हमारा सबसे बड़ा, लेकिन आप ये भी तो देखें ना फारूक साहब, आप जो कह रहे कौम छोड़ी, उसका तो फैसला एट इलेक्शंस पे होना, अभी तो इलेक्शंस हो नहीं रहे। लेकिन इससे पहले एक बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान में एक नया रुझान है, एक केस में अगर जमानत होती है तो फौरी तौर पर दूसरे केस में गिरफ्तारी हो जाती है, और उसके बाद यही कुछ सिलसिला 5-6 दफा होता है, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद मामला सीधा हो जाता है। हम इंशाल्लाह इसका सामना कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। हम अदालती जो हमारा सिस्टम है, जिसमें हमें जितनी भी प्रोविजन मिल सकती है, हमारी लीगल टीम इसके ऊपर काम कर रही है। सब लोग एक साथ पर हुए हैं, टूटे हुए हैं, लेकिन हम इनका सामना करने के तैयार है। ठीक हो गया, और हम इससे इंशाल्लाह निकल जाएंगे। ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक अवान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ ज्वाइन कर रहे थे और बता रहे थे कि तहरीक इंसाफ इस बात का इत्तेफाक तो है कि ये सफर इतना आसान नहीं होने जा रहा, लेकिन यकीन तौर पर उसको अपने आप को उसके लिए तैयार समझता हूं। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपने मेजबान मुनीर को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।